नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी को सत्ता से हटाकर देश की कमान संभालने के लिए इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और इधर कांग्रेस की बैठकों का दौर जो है वो जारी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस बार युवा शक्ति कांग्रेस की ताकत बनती हुई दिखाई दे रही है। उधर तेजस्वी यादव के नाम का दूसरा मतलब ही बिहार में लोगों ने नौकरी से जोड़ लिया है, यानी तेजस्वी मतलब नौकरी, ये लगातार, या नौकरी मतलब तेजस्वी। अभी आपने सुना भी जो बिहार में जो अभी एक बहुत ही शानदार रैली पटना के गांधी मैदान में हुई थी। वहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 80 सीटों से बीजेपी का सफाया करने का दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सीटों के बंटवारे के साथ बीजेपी और एनसीपी और शिवसेना के दूसरे धड़ों से लड़ने की तैयारी कर चुका है। बंगाल में ममता बनर्जी को झुकाने की सारी कोशिशें बीजेपी की जो हैं वो बेकार हो रही हैं। तो मोदी खुद कोलकाता पहुंच गए और वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर से तो बीजेपी का सफाया पहले ही तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर मौजूदा हालात यही दिख रहे हैं कि इस बार चुनाव की बाजी इंडिया गठबंधन के नाम हो रही है और वहीं बीजेपी में भी अगर कहें तो मोदी जी अकेले पड़ रहे हैं। तभी तो कहीं बीजेपी को झूठे विज्ञापनों का सहारा लेकर कांग्रेस से लड़ना पड़ रहा है, तो कहीं मोदी को दुखड़ा रोना पड़ रहा है कि मीडिया उनकी खबर को छिपाता है। बीजेपी कैसे अकेले पड़ रही है इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कि इन दोनों ने एक बार फिर किस तरह देश में युवाओं, आदिवासियों और तमाम कमजोर वंचित तबके के लोगों को उनके साथ हो रहे खिलवाड़ का एहसास कराया है। और यह एहसास आज मध्य प्रदेश में जब रैली कर रहे थे राहुल गांधी, धार में आदिवासी एरिया है आप जानते हैं, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और राहुल गांधी भी थे। मंच पे और भी कई कांग्रेस के नेता मौजूद थे, लेकिन इन दोनों ने जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आइए पहले सुनते हैं राहुल गांधी को। आदिवासियों का एरिया और वहां आदिवासियों की बात उठाते हुए राहुल गांधी मंच से जो बातें कह रहे थे, कुछ पुराने संदर्भों को सामने रखते हुए सुन लीजिए जरा। कुछ समय पहले किसी ने मुझे मोबाइल फोन पे एक वीडियो भेजा। मध्य प्रदेश का कोई नेता था, मुझे वीडियो भेजा। मैंने वीडियो को प्ले किया, प्ले दबाया और उस वीडियो में एक बीजेपी का नेता आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था। और मैंने सोचा ये कैसी सोच है कि बीजेपी का एक नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है और दूसरी साइड उसका कोई चमचा वीडियो ले रहा है। और वो वीडियो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में वायरल हुआ। शायद वो देश के बाहर भी गया होगा। यह है विचारधारा बीजेपी की। सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब पिछड़ों के साथ, जहां भी ये कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं, ये करते हैं।
तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी को। यहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी झूठ की गारंटी देते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। मोदी की गारंटी है, क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे, क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? अरे वो मोदी जी खुल के बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, दिए वो? ये झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? या तो आप झूठ बोल रहे या नहीं तो प्रधानमंत्री। आपके जॉब में 15 लाख डालूंगा बोले, मिले आपको 15 लाख? नहीं मिले तो मोदी झूठ बोल रहे हैं क्या आप झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, किसानों की आमदनी मैं 2 गुना कर दूंगा, हो गई किसानों की आमदनी 2 गुना। तो कौन झूठ बोल रहे हैं? मोदी झूठ बोल रहे। और आपने ये भी कहा एमएसपी का दाम मैं बढ़ाऊंगा, बढ़ाया उसने, फिर कौन झूठ बोल रहे? इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि मोदी झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है, इसीलिए मैं बोलता हूं। तो मोदी झूठों के सरदार हैं, ये खड़गे बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी की जोड़ी जो है अब बीजेपी में मोदी और शाह की जोड़ी पर भारी पड़ रही है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का अनुभव है और दूसरी तरफ राहुल गांधी का जोश है। इन दोनों के साथ से देश में बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक बेहतर दिनों की उम्मीद जग रही है। कांग्रेस ने भी इस उम्मीद को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तभी तो राहुल गांधी अभी से दावे कर रहे हैं कि सत्ता में आने पर इंडिया गठबंधन कौन कौन से काम करने वाला है। राहुल ने आज एक बार फिर किसानों की एमएसपी की मांग पर कांग्रेस की गारंटी की बात दोहराई है। आइए जरा सुन लेते हैं फिर से एमएसपी। एक तरफ राहुल, किसानों का उदाहरण देता हूं आपको। हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी है, एमएसपी चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बीजेपी की सरकार कहती है हम आपको एमएसपी नहीं देंगे। 100 अरबपतियों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया, मतलब 24 साल मनरेगा का पैसा उन्होंने 100 लोगों का माफ कर दिया। और किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते, किसानों को एमएसपी नहीं दे सकते। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी, कानून बना देंगे कि इससे कम पैसे के लिए उनको मिनिमम इतना पैसा मिलेगा, कानून बना देंगे उठाकर। तो सुना आपने, राहुल गांधी खुलकर अपनी बात गारंटी की तरह जनता के बीच रख रहे हैं, लेकिन मीडिया इसे कांग्रेस के घोषणा पत्र की संभावित बातों के तौर पर सामने ला रहा है, जबकि मोदी की घोषणाओं को गारंटी के तौर पर दिखाया जा रहा है। मीडिया का यह एक तरफा रुख कब तक कायम रहेगा यह भी देखना होगा दोस्तों, क्योंकि अब तो मोदी जी भी अपने एक भाषण में उन्होंने आज ही कहा है कि मीडिया उनकी खबरों को दबाने लगा है। देखिए, मोदी जी भी रोने लगे और ऐसे भी मोदी जी लगातार अभी विक्टिम कार्ड ही खेल रहे हैं, रो ही रहे हैं। अब मीडिया जो है, अब सोच लीजिए आज की तारीख में मीडिया मोदी जी की बातों को अगर दबाने लगे तो मीडिया रहेगा कहां। हम भी देखिए मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो मोदी की इस बात से समझा जा सकता है कि उन्हें अब अपने अकेले पड़ जाने का डर लग रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सारी कोशिशों के बाद भी फूट नहीं पड़ी। आज महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर मीटिंग के बाद संजय राउत का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में, जी हां, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी, उधर एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी, और उसके अलावा उद्धव ठाकरे वाला जो दल है शिवसेना, इन तीनों
का गठबंधन और उसमें सीटों की शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर जो बातें आई हैं सामने, सुन लीजिए संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ हो गई, जिस बैठक में शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, मैं भी था शामिल उसमें, जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड और खास करके वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर जी भी हमारे साथ बैठे थे। बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन हो गया, सकारात्मक चर्चा हुई और हमने ये तय किया है हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में। बात अगर आपका सवाल होगा सीट शेयरिंग के बारे में, तो हमारे में कोई मतभेद नहीं है, लगभग सभी बातें तय हो गई है। क्या नतीजा निकला, क्या कहना चाहेंगे सर? सीट शेयरिंग हो गया है। हाँ, सर और पूरी तरह से बहुत तो सीट शेयरिंग हो गई है, ये कह रहे हैं, सीटों का बंटवारा यहां हो गया है, ये बात कह रहे हैं संजय राउत। आप जानते हैं सांसद हैं शिवसेना उद्धव ग्रुप से, और ये अगर ये बात कह रहे हैं मीटिंग के बाद, तो बहुत सारी बातें यहां खुद ब खुद हम सबके सामने आ जाती हैं। तो इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जबकि एनडीए का कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है। अब तो मायावती भी तेलंगाना में केसीआर के साथ हाथ मिला चुकी हैं। कल ही ये खबर आई थी कि मायावती केसीआर के साथ यानी बीआरएस उनके साथ समझौता कर चुकी हैं, और यह समझौता आगे कहां तक बढ़ने वाला है ये भी हम देखेंगे। अकेली पड़ती इधर बीजेपी अब झूठे विज्ञापनों का सहारा ले रही है। अभी आप सोच रहे होंगे अचानक मैं विज्ञापन की बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों 2G घोटाला आपने सुना होगा, 2012-13 2G घोटाला, 1,76,000 करोड़ का घोटाला, उसके नाम पर पूरी की पूरी जो यूपीए 2 थी, यानी कि मनमोहन सिंह की जो दूसरा कार्यकाल था, उनकी दूसरी सरकार, उस सरकार को गिराने में 2G घोटाले का बहुत बड़ा योगदान था। अब बीजेपी ने 2G घोटाले पर एक कैंपेन चलाया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस घोटाले को अगर भूल गए आप तो आपको पछताना पड़ेगा। जबकि अदालत में आप जानते हैं यह फैसला आ चुका है कि 2G घोटाले जैसी कोई बात ही नहीं थी, और कांग्रेस को इसमें क्लीन चिट मिल गई है। बीजेपी के इस झूठे विज्ञापन पर अब कांग्रेस का क्या एक्शन आता है ये हम सब देखेंगे। फिलहाल यह देखना भी दिलचस्प है कि इंडिया गठबंधन के सामने टिकने के लिए बीजेपी और कौन से पैंतरे आजमाती है। क्या अकेली पड़ी बीजेपी इस बार हो जाएगी सत्ता से बाहर? क्या राहुल गांधी जो वादे अभी कर रहे हैं उन्हें पूरा करने का मौका जनता इंडिया गठबंधन को देगी? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों के साथ इंडिया के हाथ में कैसे बाजी आती हुई हम देख रहे हैं, और कैसे यहां बैकफुट पर नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जितने भी विश्लेषकों से बात कर लीजिए, मोदी ने जो 2 नारा दिया है 370 और 400 पार का, कोई भी अब तो उनके अपने साथी पत्रकार, उनके अपने साथी मीडिया चैनल्स, वो भी 370 और 400 की बातों पर मुस्कुराकर कह देते हैं कि ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर मोदी जी ने सामने रखा है। तो ये हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो धड़ा भी कह रहा है। तो क्या यहां से बैकफुट पर नरेंद्र मोदी हैं, बैकफुट पर बीजेपी है, और क्या यहां से इंडिया के हाथ में बाजी है? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, अभी एक एडवाइजरी आई है। एडवाइजरी राहुल गांधी के नाम है, और भेजा किसने है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है राहुल जी जरा संभल के बोलिए, बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं आप, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। ये एडवाइजरी है। अभी 5 राज्यों के चुनाव, जो विधानसभा चुनाव बीते, उस चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जेब कतरे वाली कहानी सुनाई थी कि कैसे पॉकेट मार जो हैं वो कैसे पॉकेट मारते हैं, और उसकी तुलना उन्होंने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से और अदानी से की थी, याद होगा आपको। और ये बात अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक अपनी न्याय यात्रा के दौरान भी उन्होंने ये बात रखी थी।
तो इलेक्शन कमीशन ने काफी ऐतराज जताया है और कहा है कि खासकर नरेंद्र मोदी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलिए। और ये एडवाइजरी है क्योंकि यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, दिल्ली हाईकोर्ट, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ भेज दिया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज एडवाइजरी जारी करके राहुल गांधी को यह हिदायत दी है। यह सूचना है। अभी तक एक बात अभी आप लोग पूछेंगे कि क्या हुआ। आज 6 तारीख है। एसबीआई ने 4 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए समय बढ़ाने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए समय बढ़ाने की याचिका दाखिल की थी, लेकिन उस पर अभी तक कुछ भी फैसला, कोई भी बात अभी तक सामने नहीं है। इस चर्चा के दौरान अगर कोई बात सुप्रीम कोर्ट से सामने आती है तो हम आप तक जरूर रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और सीधा जरा चलते हैं। हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी का वीडियो डाउन है, उनसे पहले जरा मध्य प्रदेश चलते हैं क्योंकि आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश में थे और 2 बाइट राहुल गांधी की और 1 बाइट आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की सुन ली। डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथी वहीं से, और इस यात्रा में लगभग इस यात्रा में रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन एक बात इनके पास आने से पहले, और इनके पास ही कमलनाथ जी ने कहा है कि लगभग 12 से 15 सीटें हम जीत रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। कमलनाथ ने यह दावा नहीं किया कि 28-29 सीटें जीत रहे हैं, 25 सीटें जीत रहे हैं, 12-15 सीटें जीत रहे हैं। ऐसी बात उन्होंने क्यों कही है? मोदी जी जब 300, 400, 500 की बात करते हैं तो कमलनाथ ने ऐसी बात क्यों नहीं की? ये एक सवाल है जो आपके सामने रखना चाहता हूं डॉक्टर साहब। और साथ साथ राहुल गांधी जो आज भाषण दे रहे थे और जो दावे के साथ वो वहाँ अपनी बात रख रहे थे, उसमें कितना दम दिखाई देता है। जो हम बात अभी कर रहे हैं कि यहाँ बाजी जो है वो इंडिया के हाथ में दिखाई दे रही है, उसमें कितना दम है? राज्य के दावे पर बात कर लें। कमलनाथ एक वरिष्ठतम राजनेता हैं देश के, इसलिए वे नरेंद्र मोदी की तरह 28 या 29 सीटों का दावा तो नहीं कर सकते थे, लेकिन 12-13 सीटों का दावा भी उन्होंने अगर किया है तो किस तरह की जमीनी हकीकत उनके सामने है, कौन सा उन्होंने सर्वे कराया, वे जाने। लेकिन मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव के समय माहौल था उससे कुछ बदलाव दिख रहा है। खासतौर से राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर चंबल से प्रवेश करके आज विदा हो गई है। थोड़ी देर में शायद राजस्थान पहुंच जाएगी। इस वक्त रतलाम में थे कुछ देर पहले, बांसवाड़ा राजस्थान में प्रवेश करेगी वो। ये आंकड़ा कांग्रेस पार्टी छू पाएगी कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी ने 2 बारीक चीजें की हैं। एक तो युवाओं की नब्ज पर हाथ रखा है बेरोजगारी को लेकर। दूसरा, आज जैसे उन्होंने आदिवासियों को लेकर और किसानों को लेकर बात कही। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक संख्या में आदिवासी हैं। 21 से 22% कुल जनसंख्या में से आदिवासी लोग हैं। कांग्रेस आदिवासियों में हमेशा से अच्छी घुसपैठ रखती रही है। पहले भी आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत होती रही, भले इस बार कुछ कम सफलता मिली है उसे। दूसरा, किसानों को एमएसपी की गारंटी। लेकिन एक चूक इसमें हुई है, मुझे लगता है कि कल जयराम रमेश ने, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने, इन सब लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया था, इस तरह के फीलर्स दिए थे कि आज कोई औपचारिक और विधिवत घोषणाएं राहुल गांधी या कांग्रेस नेतृत्व करने वाला है। लेकिन वैसा सुनने को और देखने को नहीं मिला। एक चलताऊ किस्म से एमएसपी की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई, जिसको कहना चाहिए एक पार्टी विधिवत घोषणा करती है किसी चीज की, किसी वादे की, वैसा नहीं देखने को मिला दोनों के भाषण में। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, उससे मुझे लगता है कि चुनाव जैसे जैसे पास आएगा बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में चुनौती बड़ी होती जाएगी। इसमें कई अभी पहेलियां बाकी हैं, जैसे 5 सीटें हैं, बीजेपी ने उनके टिकट घोषित नहीं किए, उसमें छिंदवाड़ा भी है, वहां क्या होने वाला है, बीजेपी में क्या हो रहा है, इसकी एक बानगी कैलाश विजयवर्गीय ने आज पेश कर दी है। पार्टी ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है कि वहां शंकर लालवानी का टिकट कट गया है इंदौर में, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय अपने एक सार्वजनिक समारोह में कार्यक्रम में मंच से कह रहे हैं कि शंकर लालवानी का टिकट कट गया है क्योंकि यहां से किसी महिला को टिकट दिया जाना है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर महिलाएं एमपी एमएलए बनेंगे तो पुरुष क्या करेंगे, यानी एक तो महिला विरोधी बयान है एक तरह से। तो बीजेपी में अभी कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। उसके बाद कांग्रेस की जब तक सूची नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी।
कांग्रेस की बैठक कल है 7 तारीख को, पहली बैठक जो उनकी है, उसमें किन लोगों के नाम फाइनल होकर आते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 29 में से 28 सीटों पर पिछली बार हारे थे। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा की है, जहां पर अभी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि जो पहले बना हुआ। मैंने पहले भी कहा कि छिंदवाड़ा देश का आपकी एक माइक से आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, आवाज अचानक चली गई आपकी। जी, हमारी आवाज आवाज थोड़ी दूर से, मैं आता हूं तो थोड़ा माइक ठीक करवाता हूं इधर से आपके, और आते हैं आपके पास। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, यहां लगातार हम देख रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। एक बात यहां जोड़ना चाहूंगा, ये बिल्कुल अभी सही कह रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी कि यहां इस ढंग से बताया गया था कि आज राहुल गांधी कुछ बड़ा यहां ऐलान करने वाले हैं, और खासकर युवाओं को लेकर ऐसा माहौल था, लेकिन वो माहौल यहां पे वो बन नहीं पाया, दिखा नहीं। हालांकि घोषणाएं लगातार हो रही हैं, और ये न्याय यात्रा में सुनने में ये आया कि चूंकि अब इंडिया गठबंधन है तो जो भी दावे होंगे गठबंधन साथ साथ करेगा। सबके अपने अपने विचार जरूर हैं और सबका अपना घोषणा पत्र तो होगा ही, लेकिन जब आप सरकार में एक साथ रहेंगे आने वाले समय में, अगर जीत के आते हैं तो घोषणाएं भी आप एक साथ करें। शायद इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, और इसीलिए यहां पर उन घोषणाओं को रोक दिया गया है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, एक बार आपसे ट्राई करूंगा फिर से, आवाज शायद हमारी आप तक आ रही है, आपकी आवाज जी प्लीज। बिल्कुल आ रही आवाज जी आ रही है आपकी आवाज। मैं बिल्कुल, आपकी बात सही है। जो मुझे भी लगा था कि सारे संकेतों और सूचनाओं के बावजूद औपचारिक घोषणा शायद इसीलिए नहीं की गई होगी कि जब आप गठबंधन धर्म में होते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे यूपीए 1 यूपीए 2 में था, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी बना नहीं है इंडिया गठबंधन का। शायद इसलिए कांग्रेस पार्टी के फिलहाल कमान को लगा होगा कि ये घोषणाएं सहयोगी दलों की बिना रजामंदी के करना ठीक नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से विदा हो गई है। मध्य प्रदेश में अच्छा समर्थन इसे मिला है, मुरैना से लेकर अभी रतलाम तक। इसे वोटों में बदलने की जिम्मेदारी अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के संगठन की है। जिस तरह की युवा पीढ़ी, युवा जोड़ी, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारे, इन लोगों की है, ये लोग जितने उत्साह से काम कर रहे हैं, तो ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव अच्छी तरह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में लड़ने जा रही है। और बीजेपी के अभी जो नाम आए हैं पहली सूची में 5 सीटें छोड़कर, वे कोई बहुत उत्साहवर्धन नहीं करते। मुरैना के प्रत्याशी को देख लें, ग्वालियर के प्रत्याशी का नाम देख लें, तो कोई बहुत कद्दावर नाम नहीं दिए। ग्वालियर वाले तो विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं अभी। मुरैना वाले प्रत्याशी बीजेपी के 2 विधानसभा चुनाव हार चुके थे, शिवमंगल तोमर, उन्हें लोकसभा में दिया गया है। तो चुनौती बीजेपी के सामने भी मध्य प्रदेश में कोई बहुत आसान नहीं है, उसकी राह भी थोड़ी कठिन है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बीजेपी के सामने राह कितनी कठिन है और कैसे धीरे धीरे ये राह जो है और भी कठिन हम देख रहे हैं, वो आने वाले समय में इसकी चर्चा हम और करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उसी राह की बात, उसी रास्ते की बात हम कर रहे हैं। और प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि कैसे देखा जाए, कैसे आप देखते हैं कि ये बाजी आने वाले समय के चुनाव की, लोकसभा चुनाव 2019 की बाजी अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है। राजीव जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं भारत की राजनीति में इस वक्त, जिसपे इंडिया गठबंधन को ध्यान देना है। एक है कि भारत का लोकतंत्र कैसा रहेगा आगे आने वाले समय में। तो जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरियां हुई हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, पुलिस का सिस्टम हो, तो ये सारे रिफॉर्म्स इंडिया गठबंधन की तरफ से आने चाहिए कि भारत का लोकतंत्र कैसा हो, मीडिया कैसा हो। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि भविष्य का भारत कैसा हो। तो भविष्य का भारत युवा बनाएंगे, और युवाओं के लिए अगर आपने कोई प्रोग्राम नहीं दिया तो फिर इस चुनाव में क्या होगा कि नफरत, राम मंदिर, इन सब पे चुनाव हो जाएगा, और भारत की स्थिति जो है कुल मिला के वैसी रहेगी कि जो अभी तक की रही है। यानी पिछले 10 सालों में जो भारत पीछे गया है वो और पीछे जाएगा।
तो भविष्य का भारत कैसा हो, यहाँ पे रिसर्च हो, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो, यहाँ पे रोजगार हो। अब आप देखिए कि मोदी साहब ने क्या किया पिछले अगर 10 साल का इनका लेखा जोखा हम देखें तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ जॉब हर साल देंगे। राजीव जी, इस वक्त 10 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो ना तो उनके पास कोई नौकरी है और जो नौकरी के लिए एलिजिबल है और वो नौकरी ढूंढ भी नहीं रहे। यानी 10 करोड़ की आबादी ऐसी है भारत में जिन्होंने नौकरी ढूंढना तक बंद कर दिया है। यही हाल स्किल इंडिया का है। तो युवाओं को लेके रोज पर्चे लीक होते हैं, रोज एग्जाम कैंसिल होते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो स्टैग्नेंट है, जिसको रोजगार देने चाहिए। अभी मैं डेटा पढ़ रहा था कि जो छोटे दुकानदार या छोटे बिजनेस हैं, ढाबे हैं या जनरल मर्चेंट की दुकान है, किराने की दुकान है, इनमें भी दो चार एम्प्लॉय होते हैं। उन सब में 6 से 8% की कमी आई है। सोचिए आप कि इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी नौकरी जॉब्स नहीं दे पा रहा है। सैलरीड जॉब्स में कमी आई है, काम धंधों में कमी आई है। तो अब ये युवा जो है, अगर आप इसको रोजगार नहीं देंगे तो ये भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को बहुत ही फर्म पॉलिसी लानी चाहिए। विदेशों में स्टडी करें कि अप्रेंटिसशिप सिस्टम कैसा है। अप्रेंटिसशिप एक्ट में परिवर्तन लाना चाहिए। ये नेहरू के समय एक्ट बना था राजीव जी, अप्रेंटिसशिप एक्ट। अब उसमें परिवर्तन लाने की बात हो रही है। हो सकता है कांग्रेस इसमें कुछ लेकर आए कि जिसमें युवाओं को स्टाइपेंड भी मिले और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस मिले। नौकरी एक्सपीरियंस में मिलती है राजीव जी, सिर्फ एजुकेशन में नहीं मिलती है। आपके सामने भी अगर कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो पत्रकार हो या ग्राफिक आर्टिस्ट हो या वीडियो एडिटर हो, और उसने बहुत अच्छी जगह कोर्स किया हुआ है, और एक कैंडिडेट आता है जिसने कोर्स बहुत अच्छी जगह से नहीं किया लेकिन उसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है कि आप तजुर्बे वाले बच्चे को लेंगे। तो एक्सपीरियंस वर्कफोर्स कैसे बने हमारे देश में, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है इस तरफ ध्यान देगी। ये इलेक्शन राजीव जी युवा तय करेंगे। इसलिए आप देखिए कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सभाओं में युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत साफ संकेत दे रहा है कि युवा क्या चाह रहा है जी। और राहुल गांधी उसको अभी तक एड्रेस करने में कामयाब हो गए, लेकिन अब सिर्फ उनको युवाओं को एड्रेस नहीं करना, उनको डेफिनेट प्रोग्राम देना है कि ये एक्ट में परिवर्तन लाएंगे, पेपर लीक होने पे ये कॉम्पनसेशन मिलेगा, नौकरियां इतनी होंगी, बैकलॉग इतना होगा, कवर होगा, आरक्षण के कितने टाइम लिमिट के दौरान बैकलॉग खत्म किया जाएगा। बहुत डेफिनेट स्पेसिफिक प्रोग्राम लेकर आना होगा अगले 1 साल का। 1 साल के अंदर ये सारा बैकलॉग हम खत्म करेंगे, आरक्षण का और जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं उनका, और नई जॉब्स क्रिएट करेंगे, अप्रेंटिसशिप क्रिएट करेंगे, स्टाइपेंड देंगे। ये सारी चीज़ें वो उनको लानी पड़ेंगी। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भारत का लोकतंत्र कैसा हो और भारत का भविष्य कैसा हो युवाओं को लेकर, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को प्रोग्राम लाना चाहिए राजीव जी। जी बिल्कुल। भारत को, और ये कांग्रेस पार्टी नहीं, अब तो इंडिया गठबंधन और लगातार कोशिशें एक दूसरी दिशा में जाती हुई, और उस कोशिश में राहुल गांधी बहुत हद तक यहाँ सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश से जब ये यात्रा बाहर निकली है, उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथी सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपसे समझना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की ये जो यात्रा थी, कितनी इसको कहें फ्रूटफुल रही ये यात्रा, एक बात। दूसरी बात, क्या यहाँ से कोई ऐसा संदेश देने में राहुल गांधी कामयाब हुए जहां से ये देखा जाए कि इंडिया गठबंधन की मजबूती दिखाई देती है? और क्या यहाँ, क्योंकि आगरा में अखिलेश यादव भी इस यात्रा में जुड़े थे, तो क्या यहाँ अखिलेश यादव का भी उत्साह जो है उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है? क्या कुछ देखते हैं? धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी की नया यात्रा जब बिहार से उत्तर प्रदेश में प्रवेश की
और जब यह अपनी यात्रा पूरी करके आगरा से बाहर निकल गई, इस दौरान इस यात्रा की जो गहनता थी, प्रभाव था, असर था, वह बढ़ता गया। चंदौली जिले में, बनारस में, इलाहाबाद में, इन जिलों में इंडिया गठबंधन कहीं दिख नहीं रहा था। लेकिन आज जैसे जैसे यात्रा रायबरेली और अमेठी के आगे बढ़ती गई, वहां इंडिया दल समूह दिखाई पड़ने लगा। यह इस यात्रा का एक बड़ी उपलब्धि थी। इसी यात्रा के दौरान जो दोनों प्रमुख दल हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच सीट शेयरिंग का भी अनाउंसमेंट हुआ। यह एक यात्रा का और भी राजनीतिक परिणाम था। ये राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान जिस तरीके से युवाओं के साथ संवाद कायम किया, चाहे वो बनारस रहा हो, चाहे वो इलाहाबाद प्रयागराज रहा हो, यह इस यात्रा की उल्लेखनीय उपलब्धि रही। एक जो युवाओं से जुड़े हुए सवाल थे, राहुल गांधी ने उन्हीं विषयों पर अपने आप को केंद्रित किया। चाहे वह पेपर लीक का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला रहा हो, चाहे विभिन्न नियुक्तियों में आरक्षण के बारे में जो आरोप लगते रहे हों, चाहे नए विज्ञापन न आने का सवाल हो, जितने मुद्दे थे उन सभी मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया और अपनी तरफ से नहीं उठाया, बल्कि उन्हीं युवाओं से बात करके उनके मुंह से बातें कही। इसके बाद उन्होंने लोगों को यह आश्वासन देते हुए दिखाई पड़े कि इंडिया दल समूह इन सभी विषयों के ऊपर अपने आप को केंद्रित करेगा और एक योजनाबद्ध तरीके से, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नौकरी लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेगा। किसानों की बात उन्होंने उठाई, क्योंकि किसानों के भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों की बड़ी समस्या है, उनसे भी उन्होंने अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते जाते अब उन्होंने अपने आप को किसानों के मुद्दे पर केंद्रित किया और जो एमएसपी का मुद्दा था उसको उन्होंने साफ साफ उस इलाके में कहा कि इंडिया दल समूह सत्ता में आने पर उसको कानूनी दर्जा देगा। तो युवाओं का मामला हो या किसानों का मामला हो, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के भी सवाल उठाए और जो विभिन्न दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ, उनकी भी चर्चा की और उनके प्रति सरकार का जो रवैया रहा है उसकी तीखी आलोचना भी की। जिस बड़े पैमाने पर लोगों ने उनके यात्रा में शामिल होने की कोशिश की, बड़े पैमाने पर लोग उनके सभाओं में उपस्थित हुए, इसका आधार पे आपका कहा जा सकता है कि राहुल गांधी लोगों को अपना संदेश देने में सफल रहे और उन्होंने एक अच्छा खासा संवाद लोगों से कायम किया और अपना जो राजनीतिक संदेश था वो देने में सफल रहे। इस यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक तरह की सिनर्जी दिखाई पड़ी, जो अब तक शिथिल पड़ी हुई थी या कहीं दिख नहीं रही थी। लेकिन दोनों सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद से ही दोनों दलों के कार्यकर्ता और नेता आपस में सामने आने लगे और उनकी सक्रियता बढ़ी। यह बेचैनी का कारण यह भी था भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरीके से दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता सामने आए और एक स्वर में बोलना शुरू किए, वह एक बदलती हुई राजनीतिक तस्वीर दिखाई पड़ी सबको। मेरा अपना यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो कोशिश थी राहुल गांधी की एक राजनीतिक वातावरण बनाने का भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, उसमें वो काफी हद तक सफल रहे। यहां तक कि राष्ट्रीय लोकदल के इंडिया दल समूह से बाहर होने के बाद जो यह कहा जाने लगा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन काफी कमजोर हो जाएगा, यह दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने आप को किसानों के साथ जोड़ने की कोशिश की और सरकार का जो रवैया है किसानों का, उसका उन्होंने जोरदार तरीके से उल्लेख किया। आरएलडी के बाहर जाने के बाद से इस यात्रा में एक परिवर्तन की बात कही जा रही थी कि यह यात्रा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बजाय बुंदेलखंड होकर के निकलेगी, लेकिन राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को बदला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के उन्होंने जो किसानों के बीच जाकर के अपनी बात कही, वह उनकी न्याय यात्रा का एक समर्थन है। मेरा अपना मानना यह है कि चाहे इंडिया दल समूह हो चाहे एनडीए हो, जो लोगों के रोजी रोजगार की बात करेगा, जो इस देश की बेहतर अर्थव्यवस्था की बात करेगा, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा और करता हुआ दिखाई पड़ेगा, लोग उसी के साथ जाएंगे, बाजी उसी के साथ जाएगी जी। आज अब यह स्थिति नहीं रह गई है कि आप नए नए नारे गढ़ करके आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, संभव नहीं है। ये पिछले 10 सालों में आपने क्या किया है यह आपको बताना पड़ेगा। आप विपक्ष की आलोचना केवल करके भारतीय जनता पार्टी अपने जन समर्थन को बढ़ा नहीं सकती है, यह संभव ही नहीं है। यह उसका जो समर्थक वर्ग है उसके साथ लगा रहेगा, यह तो संभव है,
लेकिन नए लोग उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, यह संभव नहीं है। इस यात्रा के बाद जो पटना की रैली हुई, उत्तर प्रदेश की यात्रा के बाद, उस रैली में जो जिस तरीके से लोग उमड़े और उस यात्रा से लौट के आने के बाद जो आक्रामकता अख्तियार किया समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वह एक उस राजनीतिक वातावरण को और गंभीर बनाता हुआ दिखाई पड़ा जो राहुल गांधी के न्याय यात्रा के दौरान बनता हुआ दिखा था। एक बड़ा सवाल लोगों के मन में यह है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। एक बड़ा सवाल लोगों के मन में यह भी है कि क्या रायबरेली की सीट राहुल कांग्रेस छोड़ देगी या उस परिवार के लोग उसमें चुनाव लड़ेंगे। लोग आमतौर पर लोगों से बात करने पर लोगों का यह मानना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए, और दोनों की अगर उम्मीदवारी उत्तर प्रदेश से होती है तो एक लोगों की समझ है कि इसका असर लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से पड़ेगा और इंडिया दल समूह को राजनीतिक ताकत मिलेगी। राहुल गांधी ने हर सवाल पर, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे वो युवाओं का सवाल हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था का सवाल हो, चाहे किसानों को राहत देने का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर एक साफ गोई के साथ अपनी बातें रखी है। उन्होंने कहीं भी चीजों को संकेतों में कोई बात उन्होंने नहीं कही है पूरे अपनी उत्तर प्रदेश की यात्रा के दौरान। और आज भी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, आज भी जो उन्होंने जो सभा की मध्य प्रदेश में, अगर आप उस सभा को सुनिए, जो उन्होंने किसानों के मुद्दे पे भी साफ साफ बात की, एमएसपी पे साफ साफ बात कही, रोजगार के मुद्दे पे साफ बात कहा उन्होंने। यह जरूर है कि इंडिया दल समूह ने जो अपने विषय चिन्हित किए हैं, जिनकी चर्चा उन्होंने पटना के अपने सभा में की, उन्हीं विषयों को लेकर के यह यात्रा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो इस घटक के अन्य सदस्य हैं, उनके बीच में यही बात चर्चा का विषय है। समाजवादी पार्टी की राजनीतिक सक्रियता उत्तर प्रदेश से बढ़ी है, बहुत तेजी के साथ बढ़ी है, और लगभग प्रतिदिन वो कहीं ना कहीं इनके अपने राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। यह बताता है कि इंडिया दल समूह कहीं से ही बैकफुट पे नहीं है। इंडिया दल समूह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफा लड़ाई चल रही है, उस पर विराम लगाने का भरसक प्रयास किया है और काफी हद तक वो सफल है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूं कि उन्होंने लोगों से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उन्हीं सवालों को अपने लिए विमर्श का केंद्र बिंदु बनाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और इसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच, और खासकर इंडिया गठबंधन या नरेंद्र मोदी के दावे के बीच, दोनों में क्या अंतर है और कितना किसके दावे में दम है। इंडिया गठबंधन कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा है, लेकिन इतना जरूर राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही हम किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, इन तमाम लोगों के लिए जो न्याय की बात है, महिलाओं के लिए जो न्याय की बात है, वो हम पूरा करेंगे। ये लगातार ये बात राहुल गांधी करते आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से दावे प्रतिदावे कर रहे हैं, लेकिन अब रोना भी ज्यादा उनके तरफ से सुनने में आ रहा है। रुलाई ऐसी जैसे परिवार की बात आई, उस पर रो रहे हैं लगातार। आज भी दो भाषण उनके सुने, एक भाषण उधर वेस्ट बंगाल में और दूसरा भाषण उनका बिहार के बेतिया में। दोनों भाषणों में परिवार की बात जरूर करते नजर आए, और अब तो मीडिया भी उनकी खबरों को नहीं दिखाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। किस राह पे नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। और सवाल यही है, एक तरफ और एक बात छेड़ी है हमारे साथी सुनील शुक्ला जी ने कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उधर अमेठी और रायबरेली, इसको लेकर काफी चर्चा है। चर्चा इतनी है कि आज एक बहुत बड़ा वर्ग, जन समर्थकों का समूह इन दोनों क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र से, अमेठी से और रायबरेली से इधर दिल्ली आया हुआ था, जो इस डिमांड के साथ कि ये दोनों जो हैं, एक रायबरेली से चुनाव लड़ें और एक अमेठी से चुनाव लड़ें। अंदर खाने से खबर यही आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और प्रियंका गांधी जो हैं वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये खबर आ रही है। कितना दम है इस पर मुहर कल लगना है, क्योंकि सीईसी की बैठक कल है और 150 से ज्यादा सीटों की घोषणा हो सकती है कल परसों की तारीख में। ये भी खबरें आ रही हैं, तो जो कुछ भी होगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात कि गठबंधन में बहुत तेजी से सीटों का बंटवारा जो है वो फाइनल हो रहा है। गठबंधन अपनी राह पर है, लेकिन नरेंद्र मोदी के दावे प्रतिदावों के बीच विज्ञापन भी बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। उसमें बहुत फर्जीवाड़े भी सामने दिखाई दे रहे हैं, उसकी चर्चा भी हो रही है।
आपके पास सवाल के साथ आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, आप यहां से इंडिया गठबंधन की जरा, क्या हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं वही मजबूती है, या धरातल पे सचमुच इंडिया गठबंधन यहां बहुत मजबूत चुनौती पेश कर रहा है? क्या कुछ है? और क्या नरेंद्र मोदी जो दावे कर रहे हैं 370 या 400 पार के दावे, उस दावे में दम है? क्या कुछ आप देख रहे हैं जरा, इसलिए भी क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और 80 सीटें हैं, उस लिहाज से भी समझना जरूरी है। और राहुल गांधी उधर से अभी अभी निकल के मध्य प्रदेश और अब आज शाम को राजस्थान पहुंच रहे हैं फिर से। बहुत शुक्रिया राजीव जी। मैं आपके पहले ही सवाल से शुरू कर रहा हूं। आपने कहा कि मोदी जी विलाप कर रहे हैं, बड़े दुखी हैं कि उनको मीडिया नहीं दिखा रहा है। आप शायद भूल रहे हैं कि मोदी जी की बचपन में मगरमच्छ से दोस्ती थी, तो कुछ आना चाहिए स्वभाव में। तो वो खैर, अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। दूसरा, अमेठी और रायबरेली की जो बात है, आप ये बात कह के काहे के लिए स्मृति ईरानी को चिंतित कर रहे हैं? जब कोई ज्यादा परेशानी में होता है तब ज्यादा उछल कूद करता है। और स्मृति ईरानी पिछले 15 दिन से बार बार कह रही हैं राहुल गांधी आकर के चुनाव लड़े, राहुल गांधी आकर के चुनाव। राहुल गांधी वो थोड़ी ना कि स्मृति ईरानी के ये कहने पर डर जाएंगे। राहुल गांधी तो अब वो शख्स हैं कि जो हार और जीत से परे हो चुका है। वो व्यक्ति इस देश में विभाजन, नफरत, हिंसा, इसको मिटाने के लिए, अब वो राजनीति इसके लिए नहीं कर रहा है कि हमें सत्ता पानी है, नहीं। राहुल गांधी इस देश में सत्ता की जगह समता और अन्याय की जगह न्याय, और इस देश में जो नफरत है उसकी जगह बंधुत्व स्थापित करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये आपको फर्क करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच। तो अमेठी से राहुल गांधी आएंगे ये भी तय है, और स्मृति ईरानी का वो वादा भी लोगों को याद है, 13 रुपए किलो चीनी, 400 रुपए में सिलेंडर। और अब लोग क्या क्या कह रहे हैं वो शायद मैं आपके सामने कह भी नहीं सकता, ये मुझे लगता है पब्लिकली कहना उचित भी नहीं। उनके लिए जो अभी उन्होंने परिवार को लेकर के बात की है, लोग कह रहे हैं कि XXX कॉमर्शियल सिलेंडर वाली रानी, ये उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। उनका जो होना है सो होना है। लेकिन आपने जो बुनियादी सवाल पूछा इंडिया अलायंस को लेकर के, जो लोग फूले नहीं समा रहे थे, जो अपने बैठ करके ऑफिस में बार बार कह रहे थे कहां है इंडिया अलायंस, टूट गया, बिखर गया, अब बेचारे क्या करेंगे? यहां तो 10-15 दिन में ही सारी चीजें दुरुस्त दिखने लगी। जयंत चौधरी गए, अरे टूट गया, नीतीश कुमार गए, टूट गया। लेकिन वो ये नहीं दिखाएंगे कि चिराग पासवान मिल रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, और मोदी जी के 400 पार। दक्षिण भारत की 125 सीटें हैं करीब करीब। आप क्या दक्षिण भारत को भी लेकर के जा रहे हैं, जहां एक सीट आपको मुश्किल से मिलनी है, एक एक सीट आपको मुश्किल से मिलनी है। दक्षिण भारत में अगर मोदी जी 15 और 20 सीट जीत लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वो लोग समझ रहे हैं कि ये नैरेटिव बनाने के लिए 370 और 400, और मुझे लगता है कि अच्छा है, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मोदी जी तो अपना सीट जीतने में भी इतनी लंबी जुमलेबाजी कर रहे हैं। लोग यहां तक, अरे भाई आपने 2 करोड़ रोजगार का भी जुमला फेंका, 15 लाख का भी जुमला फेंका, आपने अच्छे दिन का भी जुमला फेंका, अब आप ये भी जुमला फेंक रहे हैं कि 370 पार, 400 पार। तो लोग आजकल मजा ले रहे हैं। मैं तो जब लोगों से सड़क पर बात करता हूं तो लोग मजा ले रहे हैं, अरे मोदी जी तो हर चीज में जुमला फेंकते हैं। उत्तर प्रदेश में कहां कोई दिक्कत है, और अभी जल्दी ही एक और बड़ा ऐलान होने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक बड़ा ऐलान होगा, और हो सकता है कि सोनिया जी खुद वो ऐलान करें। मायावती अगर उत्तर प्रदेश में आती हैं तो ये बीजेपी 40 के ऊपर 41 सीट नहीं जीत सकती, जो इस समय परिस्थितियां हैं। और दूसरा, बिहार में क्या स्थिति है, वहां सब कुछ दुरुस्त है, वहां हुजूम दिख रहा है लोगों का।
महाराष्ट्र में जो लोग कह रहे थे वहां महाविकास अघाड़ी की आज ही मीटिंग हुई है, आप दिखा भी रहे थे, संजय राउत ने बताया भी, और उसमें प्रकाश अंबेडकर भी है, जो लोग कहते वो कहीं जाने वाले हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी का इस समय डूबता हुआ जहाज है, अब कोई नहीं बैठना चाहता। धीरे धीरे लोग उतर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उतरिए। वो जहाज है बड़ा खतरनाक, उससे छलांग लगाना भी खतरनाक है, क्योंकि बीच भंवर में है वो। तो आहिस्ता आहिस्ता किनारे लेकर के आ जाइए, फिर उसको छोड़िए। जी प्रोफेसर साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मायावती जी का आपने जिक्र किया अभी, और एक आप कह रहे थे कि हो सकता है कि बहुत जल्दी ये ऐलान सोनिया गांधी करें, और ये चर्चा खूब है, आप भी कह भी रहे हैं कि हो सकता है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन में आ जाएं। लेकिन कल ही मायावती और बीआरएस का वहाँ समझौता हो गया, और खासकर बीआरएस जो है तेलंगाना में, आप जानते हैं अभी विपक्ष की पार्टी है, केसीआर के साथ समझौता हुआ है मायावती का। क्या आपको लगता है कि केसीआर, मायावती ये सब इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं? क्योंकि अब या दूसरी दिशा में जाते हुए ये सब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केसीआर मतलब असदुद्दीन ओवैसी भी उस खेमे में आ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या मायावती, केसीआर, असदुद्दीन ओवैसी ये सब मिलकर कोई तीसरा ग्रुप बना रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो, जो बी टीम की हम बात करते हैं, या यहां पर ये सब मिलकर के ये सब इधर आ जाएंगे इंडिया गठबंधन में? क्योंकि एक सवाल अचानक मेरे उसमें जहन में आया, इसलिए पूछ रहा हूं। पहले तो ये जो गठबंधन हुआ है, इसने उस मिथक को तोड़ा है जो लोग खुद मायावती ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो मायावती भी गठबंधन करेंगी, ये इससे स्पष्ट हो गया है। और ये जरूरी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के साथ हो तो तेलंगाना में केसीआर के साथ। आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है, पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में एक साथ लड़ रही है। तो और दूसरा बार्गेनिंग भी है। अब मायावती जो काम कर रही हैं, मैं उनको मानता हूं बहुत हार्ड बार्गेनर है, बेहतरीन रणनीतिकार है, और हर बाजी को अपने हाथ में रखती हैं हमेशा, ये उनकी खूबी है। लेकिन इंडिया अलायंस में सोनिया गांधी की जो शख्सियत है, सबसे ज्यादा इज्जत और स्नेह करती हैं वो मायावती को। मैं एक बात और कह दूं, सोनिया जी तो 2019 में चाहती थी कि मायावती पीएम कैंडिडेट हो, और वो ये भी ख्वाहिश रखती हैं कि इस देश में एक दलित प्रधानमंत्री बने। इससे बड़ी ख्वाहिश, और मैं समझता हूं कि इसके पीछे उनका अपना इटली की पृष्ठभूमि में, क्योंकि भारत में तो जाति का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, और वो इस देश को एक ऐसे समाजवादी और एक ऐसे समतावादी समाज और राष्ट्र के रूप में देखना चाहती हैं कि जिससे अन्याय, अत्याचार, दुराचार ये समाप्त हो। इसलिए वो जितना मायावती जी को मानती हैं, आप 2019 की वो तस्वीर याद करिए बेंगलोर की, जहां वो अपने कंधे पर उनको स्नेह कर रही हैं। तो इसलिए मैं जानता हूं कि जब सोनिया जी का फोन जाएगा फाइनली, वो जो बातचीत अभी हो रही है उस पर मायावती जी इनकार नहीं कर पाएंगे। ये सोनिया जी का अपना पर्सनालिटी है, और मायावती की भी अपनी उनके प्रति वो सम्मान का भाव है। इसलिए मुझे अभी भी भरोसा, मैं तो ये बात 6 महीने से कह रहा हूं कि या तो ये 9 तारीख या आचार संहिता अगर 12 को लगती है, 14 को लगती है, तो थोड़ा शाम का इंतजार कर, तो शाम को क्या होता है। लेकिन उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि जो उन्होंने कहा था कि हम अकेले लड़ेंगे, ये नहीं भी हो सकता है, माने वो अलायंस में आएंगी, और वो अलायंस इंडिया अलायंस ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि वो भी जानती हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं या ओवैसी के साथ चुनाव लड़ती हैं, तो उनको उनका समाज भी इस बार माफ नहीं करेगा, और मायावती इससे अनजानी नहीं हो। जाटव समाज भी मायावती को इस बार छोड़ देगा अगर उन्होंने इंडिया अलायंस के साथ जाना तय नहीं किया। हाँ, उनका एक फिक्स वोटर है, मैं मानता हूं कि जो गांव का है, साधारण है, वो मायावती के प्रति बहुत जो भक्ति भाव से जुड़ा है, वो तो करेगा। लेकिन जो अंबेडकराइट है, जो
लोकतंत्र और संविधान के खतरे को देख रहा है, वो इस बार मायावती को भी छोड़ देगा अगर वो अलायंस में नहीं जाती। ये वो बखूबी समझ रहे होंगे, इसलिए मेरा पूरा भरोसा है कि वो 9 को या फिर आचार संहिता लगेगी उस दिन जरूर डिसीजन लेंगी और इंडिया अलायंस के साथ आएगी। और उसमें सबसे बड़ी जिसकी भूमिका होगी वो श्रीमती सोनिया गांधी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सोनिया गांधी और मायावती, ये तस्वीर जिसका जिक्र आप कर रहे थे ये उसी बेंगलोर की तस्वीर है। और साल 2019 और जनवरी का महीना, इसके बाद फरवरी में पुलवामा की घटना और सब कुछ बिखर जाता है। आपने देखा राष्ट्रवाद की आंधी चलती है और मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी हो जाते हैं। ये सब कुछ बीत चुका, 5 साल पुरानी बात। लेकिन अब जो बातें आ रही हैं महत्वपूर्ण हैं और मायावती के पास कोई चारा नहीं है। या तो वो इंडिया गठबंधन के साथ रहें, क्योंकि ये देश अब 2 ध्रुवीय इलेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और खासकर जो बड़े दल हैं, जो आमना सामना करते हैं, जो आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए। और मायावती का जो जनाधार है वो न सिर्फ उनकी पार्टी का विस्तार न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, बल्कि उनकी पार्टी का विस्तार दूसरे राज्यों में भी है। अगर देखा जाए तो मायावती जी का इंडिया गठबंधन में आना इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आप पंजाब में देखिए, सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर दलितों की आबादी है तो पंजाब में है। और उसके अलावा आप चाहे दक्षिण भारत जाइए या अभी जैसे इन्होंने गठबंधन किया है तेलंगाना में, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ये तमाम राज्य, मध्य प्रदेश हो, ये तमाम राज्यों में आप देखिए, चाहे गुजरात हो, हर जगह मायावती का जनाधार आपको मिल जाएगा। 2%, 4%, 6% ही सही, लेकिन वो फायदेमंद हो सकता है। और ये बात जो आप कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत ही यहाँ पर तार्किक है और ज़रूरत भी है इस बात को समझने की। और 13 तारीख को जहां तक सुनने में आ रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो रहा है, जो 20 तारीख को होना था एक सप्ताह पहले, 13 तारीख को मुंबई में, और 14 तारीख से आचार संहिता यानी 14 को जो खबर आ रही है चुनाव की घोषणा होगी। देखते हैं क्या कुछ है। यानी 13 तारीख और एक बहुत बड़ा जलसा, इंडिया गठबंधन एक मंच पे आपको दिखाई देगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पे मुंबई में। उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। दूसरी तरफ अब ये यात्रा जो है, अब मात्र 3 पड़ाव इस यात्रा के हैं। पहला पड़ाव जो आज शाम को राजस्थान ये यात्रा पहुंच रही है, और इसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद मुंबई, महाराष्ट्र। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी को निमंत्रण दिया गया है और सुनने में ये आया है कि राहुल गांधी ने खुद के अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया है गुजरात के लिए। और गुजरात में आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, और गुजरात में कांग्रेस भी चाहती है, इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि गुजरात में इस बार 26 की 26 सीटें बीजेपी को ना लेने दें हम। तो एक बहुत अच्छी लड़ाई हम गुजरात में देखेंगे, और उसकी बानगी अभी 2 दिन 3 दिनों के बाद हम देखेंगे, जब ये यात्रा पहुंचेगी गुजरात। और उसके बाद महाराष्ट्र में वो पूरा का पूरा शो हम देखेंगे, जो हमने अभी थोड़ी दिन पहले एक छोटा सा नमूना देखा था बिहार के पटना और वहां गांधी मैदान में। खैर, ये एक जानकारी जो आप तक हम रख रहे थे। लेकिन आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, मायावती जी की हम बात कर रहे थे। मायावती जी की बात आप चाहें तो कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसमें। लेकिन उसके अलावा इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है उसको यहां रखना जरूरी है, उसी की चर्चा। इंडिया गठबंधन के बिखराव की चर्चा, एनडीए की मजबूती की चर्चा तो खूब हो रही है। न भी हो तब भी वहां रखा जा रहा है, परोसा जा रहा है। दाल है, उसमें घी है नहीं है कोई नहीं पूछता, लेकिन हाँ कहते हैं कि स्वाद घी वाला है। तो वही हालत है यहाँ पे। तो कैसे आप देख रहे हैं, और यहाँ क्या सचमुच आपको भी लगता है कि अब चूंकि राहुल गांधी की यात्रा जो है, कई लोग उसको भी कहते रहे कि अभी ये यात्रा निकालने की जरूरत क्या है, लेकिन लोगों को शायद ये नहीं पता कि राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर से लेकर अभी तक इस यात्रा में कितना डेंट पहुंचा दिया है बीजेपी को। बीजेपी कितना यहां पिछड़ चुकी है, शायद इसका अंदाजा उस दिन लग गया होगा बीजेपी को, जिस दिन सड़कों पे, उत्तर प्रदेश की सड़कों पे, और वो भी युवा जो हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर योगी सरकार के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। यहां से बैकफुट पर दिखाई देती है बीजेपी। और यहीं पर आप देखिए कि युवाओं की एक शक्ति जो है वो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की तरफ उसका झुकाव दिखाई देता है। और इसका असर हमने बिहार में भी देख लिया, गांधी मैदान में तो खूब हमने देखा। अमलेंदु उपाध्याय जी, देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और
मतलब एनडीए जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर चीज़ें सब ठीक ठाक नहीं है, ये एकदम साफ समझ में आ रहा है। और इंडिया गठबंधन अपनी चीज़ें सब ठीक ठाक कर चुका है, ये भी साफ समझ में आ रहा है। अगर राजीव जी आज की ही बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे, बेतिया में, और आज प्रधानमंत्री की रैली में नीतीश कुमार नहीं थे। 2 मार्च को जब प्रधानमंत्री बिहार में थे तो प्रधानमंत्री के मंच पर नीतीश कुमार मौजूद थे, और जो आज मंच पे प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे चिराग पासवान, वो 2 मार्च को रैली में मौजूद नहीं थे जी। इसको किस तरीके से देखा जाए, ये प्रधानमंत्री बेहतर समझ सकते हैं कि क्या एनडीए में बिहार में सीटों का बंटवारा हो गया, क्या पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान के बीच सब मामले ठीक ठाक हो गए, क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो गया, क्या जीतन राम मांझी और जेडीयू नीतीश कुमार के बीच सब ठीक ठाक है, भारतीय जनता पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है और कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगा, और क्या जेडीयू जिन सीटों पर लड़ेगा उस पर रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्या मोदी की गारंटी है इस बात की कि नहीं है, या जो एलजेपी को मिलेंगी सीटें उन पर जेडीयू के कैंडिडेट नहीं होंगे, क्या ये मोदी की गारंटी है कि नहीं है। तो ये संकट सारे राजीव जी समय एनडीए के सामने है। अभी हम लोगों ने जो संजय राउत की बाइट सुनवाई थी, संजय राउत कह रहे हैं कि हमारा सीट फाइनल हो गया, और उसमें प्रकाश अंबेडकर भी शामिल थे जी। ये गठबंधन तो अभी बना है, वहां सरकार तो गठबंधन की पहले से चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा कर लिया है अपना? अजीत पवार को सीटें मिल चुकी हैं कि उन्हें कितनी लड़नी है और कितनी जाके सीटें लड़नी है एकनाथ शिंदे को। ये सारी राजीव जी दिक्कतें अभी एनडीए के अंदर हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जहां उनको साथ मिलकर लड़ना है वहां तय है कि यहाँ साथ मिलकर लेंगे, और जहां फ्रेंडली फाइट करनी है वो भी तय है कि उनको कहा जाकर के फ्रेंडली फाइट करनी है। बहुत सी जगह सीट शेयरिंग के तहत सीटों का जो है वो घोषणा भी हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बिना किसी सहयोगी से कोई बातचीत किए हुए 195 अपने कैंडिडेट्स की सीट लिस्ट जारी कर दी। गठबंधन का धर्म ये कहता है कि आप अपने गठबंधन के सहयोगियों से पहले बातचीत करें, यानी आप उत्तर प्रदेश की सीटों की घोषणा पहले करते हैं और जयंत चौधरी से अमित शाह बाद में मिलते हैं जी। तो ये जो चीजें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीजें हैं, वो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, खासतौर से मोदी जी जो है वो बैकफुट पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से राजीव जी जो 3 मार्च की पटना की रैली हुई गांधी मैदान की, उसके बाद इंडिया गठबंधन में एक और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और जैसा आपने कहा कि भाई लोग सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों निकाल रहे हैं चुनाव का समय, तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चुनाव की ही यात्रा है राजीव जी। और राहुल गांधी जो है वो मणिपुर से लेकर के मुंबई तक पूरा देश मत चुकेंगे जब चुनाव की घोषणा होगी जिस दिन जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सरकारी खर्चे पर हवाई जहाज से जा रहे हैं 10 राज्यों, अभी 10 दिन में 12 राज्य का उनका दौरे का कार्यक्रम है, सब मिला करके जो शुरू हो चुका है, और शायद 12 मार्च तक उनका कार्यक्रम है। लेकिन राहुल गांधी सड़कों पे हैं, प्रधानमंत्री सड़क पे नहीं है। प्रधानमंत्री को सड़क पे लाए जाने की तैयारी इंडिया गठबंधन कर रहा है कि प्रधानमंत्री जो है लोकसभा चुनाव के बाद सड़क पे आ जाए। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी सड़क पे हैं, तेजस्वी यादव सड़क पे हैं, अखिलेश यादव सड़क पे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे सड़क पर हैं। यानी कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन सड़क पर जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी अभी जनता के बीच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अभी हवाई जहाज से यात्राएं कर रही है। तो ये राजीव जी कुल मिलाकर के दोनों के बीच का जो अंतर है। दूसरा मुझे लगता है राजीव जी कि चुनाव से ठीक पहले थोड़ा रोकना चाहूंगा, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये पिक्चर है आज अभी से थोड़ी देर पहले मैनिफेस्टो कमेटी कांग्रेस की, उसने अपना जो प्रस्तावित घोषणा पत्र है वो प्रेसिडेंट को सौंप दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। आप देखिए इसमें जो खासकर चिदम्बरम हैं और तमाम नेता, यहाँ शशि थरूर हैं और ये तमाम नेता जो हैं वो इमरान प्रतापगढ़ी दिखाई दे रहे हैं, आपको सप्पल दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम नेता यहाँ इस मैनिफेस्टो कमेटी में थे और इन्होंने मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जो कांग्रेस का आने वाला है चुनाव से पहले, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी तैयारियों की हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कैसे आगे है, उसका नमूना है सामने कि आज इस वक्त
अभी अभी की तस्वीर है। और कांग्रेस पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र है, वो प्रस्तावित घोषणा पत्र, वो अपने प्रेसिडेंट को सौंप दिया है। रामलेंदु जी। जी राजीव जी, देखिए अब यही है कि यानी कांग्रेस इतना आगे है कि उसका घोषणा पत्र तैयार हो गया। और ये घोषणा पत्र भी राजीव जी, राहुल गांधी जो लगातार सड़कों पे है भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच, मतलब दो यात्राओं के बीच और दो यात्राओं में राहुल गांधी जिस तरीके से जनता से मिले हैं, तो हम लोगों के पास जो सूचना है, हमने दिन में खड़ी खड़ी में इस पर चर्चा भी की थी कि जो प्रस्ताव सौंपे गए हैं उसमें सारी वो चीजें हैं जो राहुल गांधी ने समाज के विभिन्न तबकों से बातचीत करके बातें सुनी है। यानी जनता के मन की बात जो राहुल गांधी ने सुनी है, वो जनता के मन की बात कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में शामिल होगी, ऐसी हम आशा कर सकते हैं जो सूचनाएं हमारे पास है उसके मुताबिक। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी अभी ना अपना एजेंडा तय कर पाई है, ना उसके गठबंधन का कोई स्वरूप तय हो पाया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने अपने मुद्दे भी तय कर लिए हैं, घोषणा पत्र की तैयारी हो चुकी है, घोषणा पत्र तैयार हो चुका है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। और राहुल गांधी एक तरीके से कहा जाए कि लगभग 2 महीने से सड़कों पर मौजूद है। राहुल गांधी नहीं, विपक्ष मतलब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है वो सड़क पर जनता के बीच मौजूद है। तो जाहिर सी बात है राजीव जी की इस तरीके से प्रधानमंत्री बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो रुदन कार्यक्रम चल रहा है, जो रुदाली चल रही है प्रधानमंत्री की, वो भी ये साफ जाहिर करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं कि वो फिलहाल इंडिया गठबंधन के सामने बैकफुट पर हैं। अब जहां तक राजीव जी मायावती जी का प्रश्न जो था उस पर रविकांत जी ने बड़े अच्छे ढंग से प्रकाश डाला उस पर, लेकिन मुझे लगता है कि बहन जी अगर पंजाब में अकाली दल के साथ समझौते में रहती हैं और तेलंगाना में बीआरएस के साथ समझौते में रहती हैं, तो उत्तर प्रदेश में फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बड़ा कठिन होगा। तो अगर समझौता होना है तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बीएसपी के साथ होगा। निश्चित तौर पे बीएसपी की एक ताकत है, उस ताकत को इनकार नहीं किया सकता, लेकिन फिर वो ये नहीं होगा कि आप वहां जाकर के मतलब पंजाब में आपका समझौता जो है वो अकाली दल के साथ हो, या तो आप अकेले लें, वो तो ठीक माना जाएगा आप अकेले हैं, और यहाँ आप जाकर के बीआरएस से समझौता करें। ये मुझे लगता है कि थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें होंगी, हो सकता है इसके भी कोई सॉर्ट आउट करने की बातें चल रही, और जब ये बात सामने आए गठबंधन में आने की, तो ये बातें भी जो है वो हल की जा चुकी होंगी किस तरीके से गठबंधन में जाना है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मायावती जी की बात अभी लगातार होती रहेगी जब तक कि ये साफ ना हो जाए कि मायावती जी किधर हैं। वो क्या अब तो गठबंधन कर रही हैं, अभी तक ये था कि जैसे उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी के या मैं किसी और दल के साथ हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे, और जैसा प्रोफेसर रविकांत जी कह भी रहे थे कि उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो गठबंधन में जा सकती हैं क्योंकि उन्होंने गठबंधन कर लिया है। और सही आप कह रहे हैं कि उधर अकाली दल के साथ हो या इधर बीआरएस के साथ हो, अगर इन लोगों के साथ गठबंधन है, लेकिन यहाँ एक दूसरा तर्क है प्रोफेसर रविकांत जी का कि चूंकि आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसा ही नाता रिश्ता जो है वो कांग्रेस ने बनाया है, तो वैसा बन सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कुछ जगहों पे नहीं, कुछ जगहों पे हाँ। उत्तर प्रदेश में साथ साथ लड़ेंगे और पंजाब में साथ में नहीं लड़ेंगे, ये भी हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये सोचना मायावती को है कि वो किसके साथ जा रही हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब बहुत आगे निकल चुका है, ये साफ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, इसी पे आपके विचार भी सुनना चाहूंगा। पंजाब हो या तेलंगाना हो, लेकिन मायावती की चर्चा अगर हम करते हैं तो इंडिया गठबंधन में कितनी मजबूती अगर वो आ जाती हैं तब, और नहीं आ रही हैं, और अगर ये तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश, भले 3-4 पार्टियां ही सही, अगर ऐसा है तो यहां साफ साफ क्या ऐसा नहीं लगता कि हाँ एक बी टीम के रूप में ही आप स्थापित नजर आएंगी? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। धारा जी जी ठीक है हेलो ठीक है, आवाज आ रही है जी। हाँ जी, मायावती और बहुजन समाज पार्टी का एक अपना वोट बैंक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। खास तौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहां पर दलित वोट बड़ी संख्या में है। लेकिन मुझे 2 चीजों पर थोड़ा सा संदेह है। नंबर 1, मायावती पिछले वर्षों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आसपास दिखाई देती रही हैं, उसकी वजह सीबीआई, आईटी, ईडी इत्यादि रहे होंगे। उसके कारण मुझे नहीं लगता कि एकदम चुनाव के मौके पर मायावती ये जोखिम उठाएंगी कि बीजेपी के घटक दलों के इस खतरे के बाद ईडी, सीबीआई वाले जो घटक दल हैं वे कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हों। दूसरी बात मुझे लगती है कि कांग्रेस के पास आज की तारीख में एक बड़ा दलित चेहरा उनका खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा निर्विवाद नाम और चेहरा
दलित चेहरा कांग्रेस के पास है, इसलिए शायद मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने में कांग्रेस को हिचकिचाहट होगी। इसमें एक कौन ये भी है कि अकेले कांग्रेस की मर्जी इसमें नहीं चलने वाली। अगर प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करना है तो आपको उद्धव ठाकरे से भी पूछना पड़ेगा, तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ भी बैठना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल से भी बात करनी पड़ेगी। यद्यपि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अब इस समय प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो। इनमें से ज्यादातर लोग साल डेढ़ साल पहले तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, और कोई भी हो सकता है, इसमें कुछ अनुचित नहीं है जी। लेकिन इन सब लोगों की सहमति मायावती के नाम पर होगी, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है। क्योंकि गठबंधन की बात चल रही है तो एक उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। आज थोड़ी सी चर्चा वहां की भी कर लें। महाराष्ट्र में अमित शाह गए हुए हैं फायर फाइटिंग करने के लिए। वहां जिस तरह से उनके सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी, जो बीजेपी का ही घटक दल भारत के निर्वाचन आयोग ने इन दोनों ही पार्टियों को असली पार्टी मानकर सिंबल भी दे दिए हैं जी, उनके साथ सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। और इस बीच में आपने संजय राउत का बयान सुनवाया। कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम सहमति पर पहुंच चुके हैं। और एक और नया संदेश आज आया है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद के शाहू जी महाराज के जो वंशज हैं, उनके बारे में आया है कि वे कांग्रेस के साथ इस गठबंधन में आने वाले हैं, हो सकता है चुनाव भी लड़े। तो एक बड़ा मराठा नाम, बड़ा मराठा छत्र इस गठबंधन के साथ अगर दिखाई देता है तो ये भी एक बड़ी बढ़त दिखाई देगी। लेकिन इस बीच में एक बात और है राजीव जी, राहुल गांधी ने जिस दिन अपनी यात्रा की घोषणा की होगी मणिपुर से मुंबई तक, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तैयारी की होगी कि राहुल गांधी जिस जिस राज्य में प्रवेश करें वहां उनके पहुंचने में, उनके स्वागत में दल बदल कराया जाए। और ऐसा पिछले लगातार हम देखते चले आ रहे हैं। एक मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यात्रा आज विदा हुई जा रही है, जहां कोई ऐसा दल बदल बीजेपी नहीं करा पाई। कोई कांग्रेस का बड़ा नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया, सिवाय छिंदवाड़ा में 7 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की है। लेकिन गुजरात पहुंचने से पहले बीजेपी ने उनके स्वागत की तैयारी कर ली। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया के बाद आज संभवतः 2 कांग्रेस विधायक बीजेपी में जाने वाले हैं, जा चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं। तो कम से कम अब हमें अगले 3-4 दिनों में ये देखना है 13 तारीख तक महाराष्ट्र में राहुल गांधी के स्वागत के लिए बीजेपी क्या करती है। क्या कांग्रेस अपने आप को वहां बचाए रख पाती है, जैसा मध्य प्रदेश में 2 तारीख से 6 तारीख तक कांग्रेस ने खुद को एकजुट बनाए रखा। इस पर भी नजर रखना होगी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से गुजरात से ट्वीट आया है। ट्वीट है जिग्नेश मेवाणी का, और कह रहे हैं कि कल राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में प्रवेश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खूब उत्साहपूर्वक उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। नेता तो आते जाते रहेंगे, देखिए ये आखिरी लाइन, नेता तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो हमेशा जीवित रहेगी और उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये जिग्नेश मेवाणी का भी अभी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट आया है। तो कल ये यात्रा वहाँ से सीधे इधर से राजस्थान होते हुए गुजरात में प्रवेश कर रही है। उससे पहले जिग्नेश मेवाणी ने जो बात कही है कि नेता तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो एक विचारधारा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, कोई मिटा नहीं सकता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और वही जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि 2 कांग्रेस के विधायक और टूट के जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ से अभी एक बहुत बड़े नेता जो उड़ीसा में हैं वो आज कांग्रेस में आ गए, जो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। आना चाहता हूँ जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे भी समझूं कि जो कुछ चल रहा है इसमें हम इंडिया गठबंधन और कैसे मजबूत होता जा रहा है, ये रखना ज़रूरी है। क्योंकि आप याद कीजिए अभी वर्ल्ड कप हुआ था, भारत की टीम जो है वो पहले से लेकर के और सेमीफाइनल तक जीतते आई, एक भी मैच नहीं हारी थी और फाइनल में हार गई मैच। वही अभी मोदी जी का 370, क्या पता 370 से भी न पहुंचे, 170 पे सिमट जाए बीजेपी, ये भी हो सकता है। हम लोगों ने देखा 2004 में। तो ये जो गुब्बारा फुलाया जा रहा है सब तरफ मोदी मोदी, और उस गुब्बारे में कितना दम है या हवा कितनी भरी हुई है ये तो समझना पड़ेगा प्रशांत टंडन जी, कि एक तरफा ही हम बात करते रहे, जो हो रही हैं बातें लोग सुन रहे हैं।
पहले तो राजीव जी, आज जो डेडलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो आज खत्म हो गई, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका जरूर की स्टेट बैंक ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, लेकिन कोई उनको रिलीफ नहीं मिला उसमें। तो यानी आज अगर वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया है डेटा, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी पाए जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट इनिशिएट करना चाहिए। जहां तक देखिए इंडिया गठबंधन की बात है, मोदी जी की बात है, और मोदी जी अब मीडिया को कह रहे हैं कि वो उनको नहीं दिखाता है। देखिए एग्जैक्टली यही इंडिया शाइनिंग में हो रहा था, और इंडिया शाइनिंग में ओवरडोज मीडिया का हो गया था बीजेपी के ऊपर, और वो जमीनी सच्चाई से दूर था, और यही अब हो रहा है। उस मीडिया को छोड़ दिए जिसका हिस्सा आप हैं, या डीबी लाइव है, या दूसरे और जो है वो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। जो इनका मीडिया है, सबसे बड़ा नुकसान मोदी जी का वही कर रहा है। इसलिए कर रहा है राजीव जी कि वो केवल और केवल मोदी जी के स्पिन दिखा रहा है। मोदी जी कहीं जाते हैं, 1-1.5 घंटे का भाषण देते हैं, 45 मिनट का 1 घंटे का भाषण देते हैं, उसमें तमाम बातें होती, योजनाओं की बातें होती, तमाम बातें होती हैं। हेडलाइन क्या बनती है कि उन्होंने लालू यादव के बारे में क्या कहा, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, या तमिलनाडु के ए राजा के बयान को उन्होंने क्या कहा उस पर। यानी सिर्फ और सिर्फ स्पिन, जो विपक्षी नेताओं के बयानों पे जो स्पिन देने का काम है कि तोड़ मरोड़ के उसको, उसके जुमले जो है वो पेश करने का, मोदी जी वहीं हाईलाइट हो रहे हैं। और राहुल गांधी को ये मीडिया नहीं दिखाता है, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात, जो रोजगार की बात है, जो महंगाई की बात है, जो दूसरी और बातें हैं, चाहे वो जातिवार जनगणना की बात है, आरक्षण की बात है, एमएसपी की बात है, वो सारी बातें वो अपने माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं जी। तो मोदी जी का जो सोशल मीडिया है, जो उनका सोशल मीडिया का समर्थक है, आईटी सेल है, और जो इनका मीडिया है जो इनके समर्थन करता है दिन रात, वो 2 काम करता है, हिंदू मुसलमान करता है। उसको अब इस देश ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए हिंदू मुसलमान कर्नाटका में करके देख लिया उन्होंने, कुछ नहीं मिला। तो वो सिर्फ या तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, या वो मोदी जी के बयानों को ट्विस्ट करके दिखा रहा है। और ये एग्जैक्टली वही हो रहा है जो 2004 में इंडिया शाइनिंग में हो रहा था। तो मोदी साहब की जो दूसरी पक्ष है जी, वो नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि देखिए बताने को उनके पास कुछ नहीं है। ये एस्पिरेशनल इंडिया है, 60% से ऊपर अभी हमारा यूथ है, और वो एस्पिरेशनल इंडिया है, वो उम्मीदों का भारत है। और उस उम्मीदों के भारत को अब आप राहुल गांधी ने ये कह दिया, और सनातन धर्म को ए राजा ने क्या कह दिया, और तमिलनाडु में क्या कह दिया गया, तो उसका क्या होगा। इसमें अब लोगों को मालूम पड़ गया है कि इससे हमको जॉब नहीं मिलेगी, इससे नौकरी नहीं मिलेगी, इससे उनके कर्जे नहीं पटेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो, और इसमें बड़ा योगदान राहुल गांधी का है। देखिए राहुल गांधी ने क्या किया है कि सोए हुए समाज को जगा दिया है। जो उन्होंने 2 यात्राएं की है, लोगों को बोलने का एक वो दे दिया, प्लेटफॉर्म और हिम्मत, और तमाम तरीके से लोग अब अपनी बातों को कह रहे हैं। अब जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है राजीव जी, इंडिया गठबंधन के साथ तो 50%, 60% से ऊपर तो वोट शेयर है, सभी पार्टियां हैं। आप देखिए खुद मोदी जी अगर कह रहे हैं 370 अपने आप को और 400 सीटें एनडीए को, तो इतना बड़ा ये जो 39 पार्टियों का एनडीए बनाया है, उसको 30 सीट दे रहे हैं।
एक दल को एक सीट भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये रियलिटी से फर्क है। और इंडिया गठबंधन में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश से भी मैं कह रहा हूँ, अभी प्रोफेसर रविकांत कह रहे थे, उत्तर प्रदेश से बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट इस बार आएंगे। महाराष्ट्र में दो पार्टियां जो एनडीए है, एनडीए की जो दो पार्टियां प्रमुख पार्टियां हैं, उन्होंने अपने दम पर चुनाव नहीं फेस किया अभी तक। अभी उनको सीटें अलॉट नहीं हुई हैं, वो तो अलग बात है। अपने दम पे चुनाव भी नहीं फेस किया है। तो अभी ना वो जानते हैं ना मोदी जानते हैं कि इनको क्या वही शिवसेना जैसा समर्थन उनको मिल पाएगा, शिंदे शिवसेना को, या अजीत पवार की एनसीपी को वैसा ही समर्थन मिल पाएगा जैसा शरद पवार की एनसीपी को मिलता था। ये असंभव है, संभव नहीं है ये बिल्कुल। इतना तो पॉलिटिकल ज्ञान जो है वो किसी को भी होता है कि ये जो पार्टियां हैं टूट के बनती हैं पार्टियां। और ऐसा नहीं कि मैं कोई किसी उस पर कह रहा हूँ, इस हिस्ट्री बता रही है। आप देखिए ना, एनटीआर की पार्टी टूट के जब भास्कर राव की पार्टी बनी, जमाना जब्त हो गई सारे लोगों की। ऐसी गुलाम मोहम्मद शाह की पार्टी बनी, उनकी जमानत जब्त हो गई। जब भी पार्टियां टूट के कोई पार्टी बनती है तो वो पार्टी को समर्थन नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। कांग्रेस की तमाम पार्टियां टूटी है। कांग्रेस से कितनी पार्टियां टूट के बनी है, कहाँ है वो पार्टियां? सब गायब हो चुकी है। जनता पार्टी से टूट के तमाम पार्टियां बनी, वो कहाँ है वो पार्टियां? आखिरी पार्टी आपको दिख रही जेडीयू, कब तक रहेगी पता नहीं। तो इसलिए मोदी जी का जो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये क्या कर रहा है, जो उनकी गलत संदेश जो है वो जनता के बीच में भेज रहा है उनका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं। सुनील जी, इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत पक्ष क्या देखते हैं आप? इंडिया दल समूह के सदस्य राजनीतिक दलों के बीच में एक आपसी समझदारी और जो उनके विषय हैं उन विषयों पर उनका केंद्रीकरण, उनके जो विषय हैं उस पर लगातार केंद्रित है, उन्होंने अपने विषयों को बदला नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे कि मायावती जी के बारे में जी। मेरा अपना ये मानना यह है कि आज का मतदाता केवल दो वर्गों में बटा हुआ है। वो या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मतदाता है वह उस दल समूह के साथ है जो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इससे अलग होकर के कोई राजनीतिक दल उभरने का प्रयास करेगा तो जनता ने उसको स्वीकार कर दिया। कर्नाटक में जनता दल यस को स्वीकार कर दिया, तेलंगाना में बीआरएस को स्वीकार कर दिया, पश्चिम बंगाल में एमआईएम को स्वीकार कर दिया। आप ये देख लीजिए कि एमआईएम को बिहार के चुनाव में सीमांचल में कितनी सफलता मिली थी। उन्हीं एमआईएम को पश्चिम बंगाल के चुनाव में जमानत जब्त हो गई। उसी एमआईएम को गुजरात के चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई। मायावती जी के सामने स्थिति साफ है, या तो अपने मतदाताओं को बचा के रख लें या अपने जनाधार को खो दें। अगर वह एक कुशल राजनेता की तरह से अपने मतदाताओं को अपने साथ रखना चाहती हैं तो इंडिया दल समूह के अलावा कोई विकल्प उनके पास नहीं है। अगर वह अकेले भी चुनाव लड़ेंगी तो मेरी अपनी भी समझ है कि उनके साथ जो परंपरागत उनका मतदाता है वो जाने वाला नहीं है। लोग रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो पार्टी खत्म हो जाएगी, लोग रहेंगे, लेकिन वो बहुत सीमित मात्रा में रहेंगे। दूसरी चीज, मायावती जी का मुझे जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मायावती जी का अकाली दल के साथ जो गठजोड़ है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि वो गठबंधन चल नहीं रहा है इस समय। दूसरी चीज, जो बीआरएस के साथ बीआरएस के साथ जो उनका जो गठबंधन बना हुआ है वो हो सकता है कि तेलंगाना तक सीमित रहे, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही होगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति के मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि मायावती जी क्यों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने मुखर नहीं हो पाई। मेरी अपनी समझ है कि मायावती जी पर हाथ डालने की हिम्मत कोई राजनीतिक दल कर नहीं सकता। जिस कद के वो नेता हैं, जिस आंदोलन के साथ वो निकली हुई हैं और जितना बड़ा उनके साथ जन समर्थन है, कोई सरकार उन पर हाथ नहीं डाल सकती है।
लेकिन वो क्यों अपने आप को समेटे हुए हैं, किस कारण समेटे हुए हैं, मेरी समझ के बाहर है। वो उनकी आक्रामकता ही उनकी पूंजी है, और वह आक्रामकता को बरकरार रखती हैं तो जो आज वो 22% से सिमट करके 12% हो गई हैं, वो स्थिति उनको देखनी पड़ती। तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन पंजाब में है, उसको दोनों दलों के बीच में मतभेद के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। मेरी अपनी समझ यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पंजाब में और टीएमसी और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ये दोनों दल, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर पंजाब में लड़ते हैं तो आप अकाली दल और बीजेपी को स्थान देते हैं। नहीं, वो तो अलग लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं। इसलिए अगर अलग लड़ रहा है तो मतभेद नहीं है, वो एक रणनीति है। उसको इस रूप में नहीं देखते जाना चाहिए कि दोनों दलों में मतभेद है या इंडिया दल समूह के सदस्यों के बीच मतभेद है। यही स्थिति टीएमसी के बीच में, टीएमसी और कांग्रेस को एक फ्रेंडली कंटेस्ट कई क्षेत्रों में कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक उम्मीदवार के खिलाफ, बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार के चक्कर में पड़ेंगे, जो तो टीएमसी का एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी के साथ जाएगा, और 77 सीटें जो जीती है विधानसभा में, वह स्थिति उसको सुधारने का मौका मिलेगा। वहां भी रणनीतिक लड़ाई होनी चाहिए कि कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग लड़े, कि टीएमसी के खिलाफ जो मतदाता होगा उसको कांग्रेस के साथ जाने के लिए, बीजेपी के खिलाफ जो मतदाता होगा उसको कांग्रेस के साथ जाने के लिए, वामपंथी पार्टियों के खिलाफ जो मतदाता होगा उसको भी कांग्रेस के साथ जाने के लिए मौके होंगे। अगर उसके पास मौका नहीं होगा तो बीजेपी की तरफ जाएगा, और बीजेपी को आप एक अनायास लोगों का विकल्प बनने का एक मौका देंगे। इंडिया दल समूह ने इन दोनों राज्यों में जो रणनीति अपना रहा है, वो मुझे लगता है कि वह एक चुनावी प्रबंधन है और इस पर उनको आगे जाना चाहिए। तीसरी बात कि इंडिया दल समूह जहां जहां गठबंधन में है, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, कोई मतभेद नहीं इनमें। वह एक बहुत स्थायित्व के साथ अपने चुनाव को चला रहे हैं, और लगातार उनमें सीटों के बंटवारे को लेकर के भी कोई मतभेद नहीं है। जबकि आम आदमी एनडीए महाराष्ट्र में उलझा हुआ है, बिहार में उलझा हुआ है, उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि आप किसको कितनी सीट देंगे, अभी जो सीटें आपने डिक्लेयर की हैं, और इस आप जो बात कही जा रही है। दूसरी चीज कि जो मनोवैज्ञानिक माहौल बनाया जा रहा है 400 सीटें, मेरा अपना मानना यह है कि इस देश में वह राजनीतिक दल या वह राजनीतिक गठबंधन 400 सीटें वही जीत सकता है जो इस देश के 28 राज्यों में चुनाव जीते। जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है। कम से कम आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जो मजबूत राज्य हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का खाता भी अगर न खुले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। विधानसभा के चुनाव का ही परिणाम आप देख लीजिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां आप उपस्थिति नहीं है। सिक्किम जैसे राज्य हैं जहां पे आपकी मौजूदगी भी नहीं है। कहीं मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना या तमिलनाडु जैसे राज्य जहां एक या दो आपके विधायक मौजूद हैं। इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि आप 28 के 28 राज्यों में चुनाव जीत लें। और अगर आप 28 राज्यों में चुनाव नहीं जीतते हैं तो 400 का आंकड़ा तो असंभव है। ये बात सबके समझ में आ रही है। कांग्रेस और इंडिया दल समूह के पास वो ताकत है कि वो सभी राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करें जी। और इंडिया दल समूह को विभिन्न राज्यों में या भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न राज्यों में जो उसकी चरम की उपलब्धियां हैं उसको कम करने में सहायक साबित हो, मजबूती के साथ वह अपनी दमदारी के साथ राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में। तो भारतीय जनता पार्टी का आज आप मोदी जी का बहुत कल का भाषण वो चर्चा में है, या आज का ही शायद है वो, कि वो झोला उठा करके आए थे और झोला उठा करके वो चल देंगे, और देश के कई हिस्सों में वो घूमते रहे हैं और कभी उनके पास खाने की समस्या नहीं पैदा हुई। सवाल 2014 के पहले आपके पास झोला था, वो सही है, लेकिन 2014 के बाद आप झोला वालों के साथ है कि या थैली वालों के साथ है, यह आपको बताना पड़ेगा। नहीं, 14 के पहले भी झोला नहीं था ना। नहीं, मैं उस भाषण में नहीं पढ़ना चाहता। मुख्यमंत्री थे, मैं उस भाषण में नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, उस मतलब मुख्यमंत्री थे एग्जैक्टली। उसके मैं केंद्र की बात कर रहा हूं। तो आप किसके साथ थे? और जिन लोगों ने आपको भूखा नहीं रखा उन लोगों को आपने 1 साल तक सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। आप उन अन्नदाताओं को आप उनकी ऋण माफी के लिए तैयार नहीं है, और इन थैली शाहों के लिए अरबों रुपए माफ करने के लिए आप तैयार हैं। बात किस पे चली जाएगी?
आप संदेश खाली में जो बात आप कर रहे हैं, महिलाओं के साथ आपका विलाप हो रहा है, वह महत्वपूर्ण, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण यह भी है कि मणिपुर की महिलाओं के बारे में आपकी क्या राय है? राइट। और अगर आप दो तरह की बात करेंगे तो आपकी विश्वसनीयता घटेगी, और आप अपनी विश्वसनीयता को घटा करके उन राजनीतिक उपलब्धियों की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं जो आपके मन में चाहत है। जी, लेकिन आज अभी से थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव के बयान पे ही ये सब कुछ हो रहा है, और लालू यादव ने क्या कुछ कहा है सुन लीजिए। पीएम मोदी पर लालू प्रसाद का बहुत बड़ा हमला है यहां पे, और लालू यादव कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं बोला, हमने कुछ भी गलत नहीं बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, हम किसी से डरने वाले नहीं। ये लालू यादव बोल रहे हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं। और हिंदू होते, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू होते तो मां के देहांत पर बाल छिलवाते। एक बार फिर से हमला यहां लालू प्रसाद यादव का, अगर हिंदू होते तो मां के, पीएम को बिहार की जनता जवाब देगी। ये लालू यादव साफ साफ कह रहे हैं। आज पीएम बिहार के बेतिया में थे और पीएम पर यहां हमला करते हुए लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अगर हिंदू होते तो आप बाल छिलवाते, हमने कुछ भी गलत नहीं बोला। अपनी बात पर यहां अड़े हुए लालू प्रसाद यादव, और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ये कह रहे हैं लालू यादव। तो एक बहुत बड़ी बात यहां इसलिए भी क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी लगातार, जिस दिन से पटना के गांधी मैदान में एक जबरदस्त रैली हुई जिसमें ये बातें आई कि अगर वो हिंदू होते, हिंदू के पैरोकार बनते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन हिंदू होते तो ये सब करते, क्योंकि कर्मकांड है ये। लेकिन चूंकि उसी कर्मकांड को नरेंद्र मोदी करते आए हैं, कभी वो गुफा में जाते हैं, कभी समुद्र तल के में जाके आप बैठते, तो यानी कर्मकांडी आप हैं, तो इस कर्मकांड को आपने क्यों नहीं किया? ये बड़ा सवाल पूछ रहे थे उस समय लालू प्रसाद यादव, और आज भी वो अडिग हैं, अड़े हुए हैं अपनी बातों पे। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, जल्दी से। एक तो लालू प्रसाद यादव पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, और दूसरा थोड़ा सा और अगर जोड़ना चाहते हैं मायावती जी की बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां इंडिया की मजबूती जो है कितनी आपको दिखाई देती है, क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं, मीडिया का एक धड़ा लगातार इंडिया को बिखरता हुआ बताता आया है। अब इस लालू प्रसाद यादव के इस बयान को भी लेकर उसी ढंग से बातें हो रही हैं, और नरेंद्र मोदी को विक्टिम कार्ड मिल गया है। देखिए राजीव जी, लालू जी ने जहां चोट की है वो सही जगह लगी है कि आप हिंदू हिंदू की बात करते हैं, लगातार बात करते हैं, लेकिन मां के देहांत के बाद भी आप अपने बाल नहीं छिलवाते हैं, तो काहे के हिंदू है फिर? या हिंदू कार्ड इतना मत खेलिए, किसने कहा है? ठीक है, आप कर्मकांड को नहीं मानते, अच्छी बात है, लेकिन वही बाल ले जा करके, माने उसी सिर के साथ आप मंदिर पहुंच जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा करने। उस समय के शंकराचार्यों ने भी ये सवाल उठाया था कि जिस व्यक्ति ने अपनी मां के देहांत के बाद बाल नहीं छिलवाए, वो शुद्ध नहीं माना जाएगा, किसी मंदिर में पूजा करने के योग्य नहीं है। लेकिन ये मोदी जी हैं, वो सबसे परे हैं, और इस बार वो चक्कर में फंस गए हैं सामाजिक न्याय के, और लालू जैसे बहुत कद्दावर नेता के जाल में फंस गए। जितना वो बोलेंगे उतना ही लालू जी पटक पटक करके रगड़ेंगे, ये उनकी पुरानी स्टाइल है। तो अब इसी वजह से बौखलाई वो पूरा बीजेपी, तो मोदी का परिवार, और मोदी का परिवार ब्रजभूषण शरण सिंह भी लिखे हुए थे। फिर तो यूथ कांग्रेस ने पूरी फेहरिस्त ही निकाल दी कि असली फैमिली कौन है आपकी। मैं उसको परिवार नहीं कहता, मोदी जी की जो फैमिली है ना, हमारे दो बाली, उसमें अडानी साहब हैं, अंबानी जी हैं, जिनके लिए पूरा एयरपोर्ट ही इंटरनेशनल कर दिया गया, और इधर नीरव मोदी है, ललित मोदी है, मेहुल चौकसी है, सारे के सारे भगोड़ा, और वो जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले साफ परिवार है इस समय। हाँ, उसमें शायद 2 लोग छूट गए हैं, मध्य प्रदेश से ही राकेश पाठक जी बैठे हैं, उमा भारती और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने आप को नहीं लिखा है कि उनके परिवार से। लेकिन चिढ़ कितनी हुई है बीजेपी को कि दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने जो पोस्टर जारी किया था उसके खिलाफ एफआईआर हुई गई, आज ही एफआईआर हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये लोग फंस गए हैं, और इसीलिए खिसिया करके ये सब पर उतर आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो नहीं चलने वाला। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है मोदी जी, अरे जवाब दे दीजिए ना। वो नौजवान चिल्ला रहा है कि उसकी नौकरी कहां है,
और आप तो कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं, नीरव मोदी को तो नहीं ला सके, मेहुल चौकसी भी नहीं आया, तो खिचड़ी क्या पक रही है ना आपकी। पता लगा ललित मोदी वहां वेलकम कर रहा है। एक और मामला फंस गया बांसुरी स्वराज का, कि वो ललित मोदी को डिफेंड कर रही थी, मणिपुर के मामले में भी डिफेंड कर रही थी सरकार को। ऐसे लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि लोग सवाल भी न पूछे। ये अभी डेमोक्रेसी इतना नहीं तरक गई है भारत की। इस देश में आपने भले ही सत्ता और संस्थाओं पर कब्जा कर लिया हो, लोग अभी भी डेमोक्रेटिक है और वो सवाल पूछेंगे, भले ही ना बोल पाए तो सड़क पर पूछ रहे हैं अगल बगल। मुझे तो अभी एक सज्जन ने टोक करके यूनिवर्सिटी में कहा कि आप जो विश्लेषण कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो मैं रुक गया। मैंने कहा भाई कहां गलती कर रहा हूं जरा बताइए। कहा बीजेपी को इतना बता रहे हैं वो तो बहुत कमजोर हो गई है। तो मैंने कहा नहीं भाई इतना भी नहीं है, एक एक सीट का आकलन उस सब व्यक्ति ने मुझे बताया। वो पुराना छात्र नेता था, तो मुझे आश्चर्य खुद पे हुआ कि हाँ अभी हम लोग शायद उतना नहीं समझ पा रहे जितनी हालत खराब बीजेपी की है। इसीलिए मैंने कहा कि ये डूबता हुआ जहाज है। हाँ ये जरूर है कि गहरे भंवर में है, तो जो उतरने वाले हैं ना वो भी थोड़ा सा देख रहे किनारे पे आए तब उतरा जाए। तो कल नीतीश कुमार नहीं होंगे, परसों चिराग पासवान नहीं होंगे, और अभी तो लाइन लगनी शुरू होनी है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर बोलने ही लगी है, शिवराज सिंह चौहान को दे दिया टिकट ना, नहीं देते तो समझ में आता वसुंधरा राजे छोड़ देंगी क्या। ये अभी तो शुरुआत हुई है। और यहां जो आपने किया उत्तर प्रदेश में, जो व्यक्ति मोदी और योगी दोनों को ही अपशब्द बोल रहा था और योगी जी उसी को मंत्री पद की शपथ दिलवा रहे थे, और चेहरे की हवाइयां आप देख रहे थे योगी जी का गुस्सा जब ओम प्रकाश राजभर शपथ ले रहे थे। तो यहां तो अमित शाह बनाम योगी भी चल रहा है ना राजीव जी। तो उत्तर प्रदेश जिसे वो जो रहे 80 में से 80, तो हालात तो बेहद खराब है। उस व्यक्ति ने जो मुझे कहा, शायद वो ज्यादा दुरुस्त है मुझसे, कि बीजेपी की हालत बहुत खराब है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों इतना बता रहे हैं कि नहीं साहब 220। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी इतना ही आकलन कर रहा हूं कि अभी करीब बीजेपी 220 के आसपास है। लेकिन उसका ये कहना था, और वो साधारण व्यक्ति था, क्लर्क है, लेकिन चूंकि छात्र नेता रहा है और किसी पार्टी से नहीं है। मैंने पूछा भी क्या हो सकता है, मैंने कहा किसी पार्टी का व्यक्ति हो इसलिए कह रहा हूं, और वो दलित पिछड़ा भी नहीं था। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने उसका नाम पूछा। कई बार ये होता है कि कास्ट कॉम्बिनेशन भी इस तरह का होता है कि वो कहने लगे, तो वो बाई कास्ट अपर कास्ट, और उसने कहा कि बीजेपी की हालत बहुत खराब है। तो आप समझ सकते हैं राजीव जी कि बीजेपी कहां पहुंच गई। बिल्कुल, ये एक एक जो आप कह रहे हैं एक एक सीट का विश्लेषण हम भी करेंगे आने वाले समय में। 543 सीटें हैं आप जानते हैं लोकसभा में, और इन 543 सीटों का गणित क्या कहता है, लोकसभा चुनाव का यानी 24 का गणित क्या कहता है, बहुत जल्दी हम वो विश्लेषण भी आप तक लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रशांत टंडन जी, हमारे साथी अमलिंदु उपाध्याय जी और सुनील शुक्ला जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी